हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। रात के 1 बजे दरवाजे की घंटी तेज आवाज में बजी तो इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह हड़बड़ा कर जागा। दरवाजा खोला तो शहर के सबसे बड़े भवन निर्माता विनय मोहन को, जो उसका बहुत पुराना दोस्त भी था, घबराई हुई हालत में अपने सामने खड़े हुए पाया। क्या बात है विनय, इतनी रात गए तुम? दरवाजा खुलते ही विनय आंधी तूफान की तरह भीतर घुस आया, जैसे उसके पीछे सैकड़ों भूत लगे हो। एक सोफे पर निडाल सा होकर गिरता हुआ वो हाफते हुए स्वर में बोला, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ ज्ञान। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मगर हुआ क्या है? वो कोमल की हत्या हो गई है। ज्ञान जानता था कि कोमल विनय की प्रेमिका का नाम है, जिसके साथ उसका बहुत पुराना चक्कर चल रहा था, जो हेमा से शादी हो जाने के बाद भी नहीं रुका। कैसे? उसने एकदम चौंक कर पूछा। विनय से ज्ञान को मालूम हुआ कि रोज की भांति वो आज भी 8 बजे कोमल के फ्लैट पर पहुंच गया था। 9 बजे जब वहां से विदा हुआ तो वो काफी खुश था, क्योंकि उसने उससे कहा था कि जैसे ही उसे हेमा से तलाक मिलेगा वह उससे शादी कर लेगा। ज्ञान ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे पति पत्नी के झगड़े की जानकारी थी। वह विनय को भी दूध का धूला नहीं मानता था, क्योंकि शादी के बाद भी उसने कोमल के साथ अपने संबंधों को समाप्त नहीं किया था। 12 बजे के करीब जब मैं उसे खुशखबरी सुनाने के लिए उसके पास पहुंचा तो वो मरी पड़ी थी। किसी ने उसे गोली मार दी थी। वह खुशखबरी क्या थी, जिसे सुनाने के लिए तुम सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर सके और आधी रात को ही वहां पहुंच गए? मैं उसे ये बताने के लिए पहुंचा था कि हेमा को तलाक देने के लिए मजबूर कर लिया गया है। अब मैं बहुत जल्दी उसके फंदे से आजाद हो जाऊंगा। और हेमा को तुमने तलाक देने के लिए कैसे मजबूर किया? हमने उसे 3 स्टार होटल के कमरे में महेश के साथ रंगरेलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज्ञान के लिए सूचना चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो हेमा को अच्छी तरह जानता था। वो शहर के सबसे बड़े रईस सेठ राजेंद्र प्रसाद की इकलौती बेटी थी, जो उसके मरने के बाद उसकी समस्त संपत्ति की मालिक बनी। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी विशाल संपत्ति मिल जाने के बावजूद कभी भी उसके चरित्र के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी गई। ये हमने से तुम्हारा क्या मतलब है? ज्ञान ने पूछा। क्या कुछ और भी लोग तुम्हारे साथ थे? मेरे साथ फोटोग्राफर सुशील भी था। फोटोग्राफर सुशील? वो बदमाश तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? मैंने उसे हेमा के पीछे लगाया था, ताकि वो हेमा और महेश के ऐसे फोटो खींच ले जिन्हें अदालत में दिखाकर तलाक हासिल किया जा सके। अब मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया विनय। महेश को भी तुमने ही हेमा पर डोरे डालने के लिए कहा होगा, वरना वह ऐसी औरत नहीं है। जब वह मेरे लाख कहने के बावजूद भी मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करता? सुशील और महेश को उसके पीछे लगाना पड़ा मुझे, ताकि वे तलाक के लिए ऐसे फोटो हासिल करे जिनसे तुम एक नंबर के हरामी हो विनय। जो कुछ भी हो तुम्हारे सामने हो, लेकिन ये सच है कि मैंने कोमल की हत्या नहीं की। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन मैं निर्दोष न होता तो इस तरह तुम्हारे पास न चला आता। मैं फिलहाल तुम्हारी बात पर यकीन करके तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ। मगर जरूरत पड़ने पर तुम्हें उपलब्ध होना पड़ेगा। अब तुम अपने घर जाओ। मैंने अब घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिलहाल 4 मीनार होटल में ठहरने का फैसला किया है मैंने। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे वहां खबर कर देना। विनय के जाने के बाद ज्ञान ने पुलिस स्टेशन फोन किया। जिस समय ज्ञान कोमल के फ्लैट पर पहुंचा तो पुलिस उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। कोमल की लाश बाहरी दरवाजे के निकट ही फर्श पर पड़ी थी। उसने एक पारदर्शी नाइटी पहनी हुई थी। उसकी छाती में 3 गोलियों के सुराग थे। लाश के निकट ही एक छोटा सा पिस्तौल पड़ा हुआ था, जो उन्होंने रुमाल से पकड़कर उसे सूंघा। बारूद की गंध अभी भी आ रही थी। मुझे तो यह विनय मल्होत्रा का ही काम लगता है सर, सब इंस्पेक्टर असलम ने कहा। किसी बात पर कोमल से झगड़ा हो गया होगा और उसने गुस्से में आकर इसे गोली मार दी। बाद में आपसे दोस्ती का फायदा उठाने के चक्कर में अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वह खुद ब खुद आपके पास पहुंच गया। मगर ये बात समझ से बाहर है कि हत्या करने के बाद पिस्तौल यही क्यों फेंक गया? तुम इस बारे में विनय से पूछताछ करो, ज्ञान सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। वह होटल 4 मीनार में ठहरा है। मैं हेमा से जाकर मिलता हूँ। पुलिस जीप में हेमा की कोठी की ओर जाता हुआ ज्ञान विचारों के भंवरजाल में उलझा हुआ था। विनय उसके कॉलेज के जमाने का दोस्त था और कोमल से उसका रोमांस कई साल पुराना था। मगर शादी उसने स्वर्गीय सेठ राजेंद्र प्रसाद की इकलौती बेटी हेमा के साथ की। ज्ञान जानता था कि उसने दौलत के लालच में हेमा से शादी करके कोमल को धोखा दिया है।
फिर भी उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि कोमल उससे नाराज होने के बजाय शादी के बाद भी विनय से अपने संबंध बनाए रही। जहां तक हेमा का सवाल था तो वह तो शुरू से ही गंभीर प्रकृति की थी। विनय के स्वस्थ और सुंदर रूप को देखकर वह मोहित हो गई, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। उसके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी गई, जबकि ये सब जानते हैं कि वह हेमा का ही रुपया था जिसके बलबूते पर विनय मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े भवन निर्माता के रूप में उभर कर आया। कहा तो ये भी जाता है कि हेमा ने अपनी जायदाद उसे उसके नाम कर दी थी। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी कि कुछ अरसे से दोनों पति पत्नी में जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। विनय मल्होत्रा हेमा से तलाक लेना चाहता था और वह उसे किसी कीमत पर तलाक नहीं देना चाहती थी। जिस समय वह कोठी पर पहुंचा तो भीतर की बत्तियां जल रही थी। अपने ड्राइंग रूम में उसका स्वागत करते हुए हेमा बोली, इस बेवक्त यहाँ आने की कोई खास वजह है क्या ज्ञान? विनय कह रहा था कि उसने तुम्हें महेश के साथ किसी होटल के कमरे में एक साथ पकड़ा है। वह स्वयं ही एक कुर्सी पर बैठता हुआ बिना किसी भूमिका के बोला, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए तुमसे पूछने चला आया कि सच्चाई क्या है। पकड़ लिया था तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। वो वर्षों से उस कोमल के साथ रंगरलिया मनाता रहा तो कोई बात नहीं। अगर मैंने वही सब शुरू कर दिया जो वर्षों से कर रहा है तो यह तिलमिलाहट क्यों? मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि, लेकिन इस बारे में अब कोई बात करने से क्या लाभ? वह मुझसे तलाक लेना चाहता है और मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। बस बात खत्म। बात तो अब शुरू हुई है हेमा। कोमल की हत्या कर दी गई है। जो औरत दूसरों के सुखी संसार में आग लगाए उसका यही हश्र होना चाहिए, लेकिन हत्या की किसने? यही जानने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि हत्या मैंने की है? हेमा बोली, अगर ऐसा है तो मैं कहूंगी कि तुम गलत रास्ते पर भटक रहे हो। मैं रात 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होटल 3 स्टार के कमरा नंबर 120 में महेश के साथ मौजूद थी। वही विनय ने हमें अपने फोटोग्राफर दोस्त के साथ पकड़ा था। तुम्हारे जैसी औरत और महेश के साथ? इस बात को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं। अब अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं आराम करना चाहूंगी। बस एक और सवाल। ज्ञान सिंह रुमाल में लिपटा हुआ पिस्तौल निकाल कर बोला, इस पिस्तौल को पहचानती हो ना? ये तो मेरा है, तुम्हें कहाँ से मिला? लाश के पास से। इसका मतलब है कि हत्यारा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं ज्ञान कि पिछले हफ्ते ये पिस्तौल मेरी दराज में से चोरी चला गया था और पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज है। तुम्हारी दराज में से चोरी हो गया था, वहां से कौन ले जा सकता है? तुम पुलिस वाले हो, इस बात का अनुमान तुम मुझसे बेहतर लगा सकते हो। रात देर से सोने के कारण मैं अगले दिन देर से उठा और देर से ही पुलिस स्टेशन पहुंचा। सब इंस्पेक्टर असलम ने बताया कि उसने रात को ही विनय मल्होत्रा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, किंतु आज सुबह ही उसकी पत्नी हेमा मल्होत्रा अपने वकील के साथ आई और विनय की जमानत कराकर चली ले गई। उसने सुशील और महेश को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया है और उनसे पूछताछ करने वाला ही था। अब पूछताछ ज्ञान ने शुरू की। सबसे पहले फोटोग्राफर सुशील का बयान कुछ इस प्रकार उभर कर आया, मुझे मल्होत्रा साहब ने मिसेस मल्होत्रा के पीछे लगाया था ताकि मैं उसके कुछ फोटो लूं जो अदालत में तलाक लेने के काम आ सके। मल्होत्रा साहब ने ही मुझे महेश के बारे में बताया था कि वो एक ऐसा युवक है जो जिसकी मर्दाना खूबसूरती पर बहुत सी लड़कियां फिदा है, किंतु वो अपनी बुरी आदतों की वजह से हर समय आर्थिक तंगी में रहता है। मैंने महेश से बात की और वह 2000 रुपए के बदले हमारे मुताबिक काम करने को तैयार हो गया। उसने मिसेज मल्होत्रा के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर उसे अपनी जान पहचान बढ़ानी शुरू की। फिर कल दिन में महेश ने मुझे बताया कि आज रात 3 स्टार होटल में मिसेज मल्होत्रा के साथ मुलाकात निश्चित हो गई है। कमरा नंबर 120 बुक भी करा लिया गया है। रात को मिसेस मल्होत्रा के वहां पहुंचने के बाद वह फोन करेगा और मैं तभी होटल पहुंच जाऊं। वह कमरे की खिड़की खुली रखेगा ताकि मैं उन दोनों के फोटो आराम से खींच सकूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वह खिड़की किस तरह खुली रख पाएगा। फिर भी मैं शाम से ही उसके संदेश की प्रतीक्षा में अपने फोन से जुड़कर बैठ गया। 8, 9 फिर 10 बज गए, लेकिन महेश का कोई फोन नहीं आया। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो, लेकिन महेश को इसकी सूचना मुझे तो देनी चाहिए थी। फिर दिमाग में आया कि चलकर देखा जाए। मैं होटल पहुंच गया। कमरा नंबर 120 बुक था और उसकी खिड़की भी बंद थी। होटल के वेटरों से पूछताछ करने पर जो हुलिया उभर कर सामने आया वो मिसेस मल्होत्रा और महेश का ही था। मेरी समझ में न आया कि मैं क्या करूं। फोटो खींचने का कोई रास्ता मुझे दिखाई न दिया। आखिर 10:30 बजे मैंने मिस्टर मल्होत्रा को फोन करके बताया कि महेश और मिसेस मल्होत्रा दोनों एक कमरे में बंद है। अगर वह तुरंत वहां पहुंच जाए तो
उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। मिस्टर मल्होत्रा तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने उन दोनों को एक कमरे में बंद स्थिति में पकड़ लिया। पति पत्नी में काफी कहासुनी हो गई और झगड़ा तब समाप्त हुआ जब मिसेस मल्होत्रा तलाक के लिए तैयार हो गई। महेश का बयान था, जी हाँ, मुझे मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी पत्नी हेमा मल्होत्रा के पीछे लगाया था ताकि मैं उन्हें अपने रूप जाल में फांस कर कुछ ऐसे फोटो खिंचवा लूं जिसका उपयोग वे तलाक लेने के लिए कर सके। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए 2000 रुपए के बदले मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। मिसेस मल्होत्रा मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार भी हो गई। मैंने इसकी सूचना सुशील को दी ताकि वह तैयार रहे। वादे के मुताबिक मिसेस मल्होत्रा ठीक 8:30 बजे होटल पहुंच गई। मैं मौके की तलाश में था कि कब सुशील को फोन करके यहाँ पहुंचने के लिए कहूं, लेकिन जब मिसेस मल्होत्रा ने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि किस प्रकार विनय मल्होत्रा ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, तो मेरा दिल पिघल गया। मैं बुरा आदमी जरूर हूँ, मगर इतना नीच भी नहीं हूँ कि किसी दुखियारी औरत के दुख को न समझ सकूं। मैंने तभी फैसला कर लिया कि मैं सुशील अथवा विनय मल्होत्रा की उस काम में कोई मदद नहीं करूंगा, बल्कि मैंने मिसेस मल्होत्रा को अपनी बहन मानकर उनके सामने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। हम दोनों कमरे में बैठ एक दूसरे के से बातें कर रहे थे कि तभी विनय मल्होत्रा सुशील के साथ वहां पहुंच गए और दोनों पति पत्नी में काफी झाय झाय हुई। उसके बाद उसने वही बताया जो फोटोग्राफर सुशील बता चुका था। उसे भेजने के बाद ज्ञान सिंह ने असलम से कहा, मैं हेमा मल्होत्रा से मिलने जा रहा हूँ, इस बीच तुम एक काम करना। और ज्ञान उसे कुछ समझाने लगा। ज्ञान हेमा की कोठी पर पहुंचा ही था कि भीतर से विनय बाहर निकला। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसे देखकर वह ठिठका और रोषपूर्ण स्वर में बोला, अच्छे दोस्त हो तुम। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया और उसके बाद भी मुझे अपमानित करने के लिए तुमने मुझे गिरफ्तार करा दिया। वह असलम का काम था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी गिरफ्तारी ठीक ही हुई है। कम से कम ये तो साबित हो गया कि हेमा तुम्हें कितना प्यार करती है। ज्ञान बोला, प्यार करती है? माय फुट, अगर वो तुम्हें प्यार न करती होती तो तुम्हारी जमानत क्यों कराती? उसने मुझे जलील करने के लिए मेरी जमानत कराई थी। अगर मैं इस बात को पहले से जानता होता तो मैं उसकी यह मेहरबानी स्वीकार करके न उसकी जमानत पर रिहा होता और न उसके साथ यहाँ आता। कहकर वो बाहर की ओर चल दिया। लेकिन तुम अब कहाँ जा रहे हो? होटल। जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक मेरा घर वही है। भीतर हेमा खड़ी थी, धीर गंभीर सी। विनय से तुमने कुछ कहा है क्या? ज्ञान ने पूछा। बहुत गुस्से में गया है। वह गुस्सा करने के अलावा और जानता ही क्या है। तुम खड़े क्यों हो? बैठो। कहते हुए वह स्वयं भी बैठ गई। विनय की जमानत कराकर तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम उसे बहुत प्यार करती हो। ज्ञान उसके सामने बैठता हुआ बोला, पहले करती थी, लेकिन अब उस आदमी के लिए मेरे मन में कोई कोमल भावना नहीं बची। फिर तुमने उसकी जमानत क्यों कराई? मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया है। जब तक हम दोनों के बीच तलाक नहीं हो जाता तब तक वह मेरा पति है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति जेल में रहे, इसलिए मैंने उसकी जमानत कराई। मगर विनय समझा कि मैं उससे समझौता करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ी और वह गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। तभी फोन की घंटी बजी। हेमा ने उठकर रिसीवर उठाया। कुछ बात करने के बाद रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, असलम का फोन है तुम्हारे लिए। ज्ञान ने रिसीवर लेकर कान से लगा लिया और माउथपीस में बोला, हेलो असलम, क्या बात है? अच्छा, बटूर किया? मुबारक हो। अपना अपराध स्वीकार करते हुए सब कुछ कबूल कर लिया उसने, यानी ज्यादा पैसे के लालच में दल बदल कर गया वो। ठीक कह रहे हो तुम कि उसके बयान की रोशनी में सब बात शीशे की तरह साफ हो गई है। गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। हाँ, न चाहते हुए भी मुझे ये काम करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद वह रिसीवर रखकर घुमा और स्थिर दृष्टि से हेमा को घूरने लगा। हेमा भी उसे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और होठ कांप रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज न निकली। ज्ञान उसे स्थिर दृष्टि से देखता रहा। एक लंबी चुप्पी तलवार की तेज धार की तरह वहां खिंच गई। जो जो उस चुप्पी की लंबाई बढ़ती गई, तो वह कपकपाहट हेमा के होठों से उतरकर उसके सारे शरीर में फैलती चली गई। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे ज्ञान? किसी तरह कांपती आवाज में उसने कहा। तुमने ऐसा क्यों किया होगा? प्रत्युत्तर में ज्ञान ने भी प्रश्न किया। मैं और क्या करती? हेमा अपने पर काबू न रख सकी और फट पड़ी। जब मैंने विनय से शादी की थी तब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मुझसे शादी नहीं, मेरी दौलत से शादी कर रहा है। मैंने उसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जमाने के लिए पैसा दिया, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति का एक हिस्सा भी उसके नाम किया। लेकिन इस लालची कुत्ते ने मेरी सारी संपत्ति पर अपना हक जमाने के लिए मुझे जान से मार डालना चाहा। सुन रहे हो ना तुम? इस आदमी ने मुझे जान से मार डालना चाहा, उस कोमल की खातिर। लेकिन मैं सौभाग्य से बच गई। बाद में असलियत मुझ पर खुलनी शुरू हो गई।
कि ये दोनों की साजिश थी। विनय मुझसे शादी कर ले और फिर किसी तरह मुझे रास्ते से हटाने के बाद वो मेरी संपत्ति का मालिक बनकर कोमल से शादी कर लेगा। मैं सावधान हो गई। जब विनय को ये पता लगा कि वह मुझे मारकर सारी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा, तो उसने जो भी हत्या लगा उसी पर संतोष करके मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहा ताकि कोमल से शादी कर सके। इसीलिए वो मुझसे तलाक मांगने लगा, लेकिन मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए कि वो मेरे अरमानों का खून करके कोमल के साथ शादी करके गुलशन पे उड़ाए। यह मुझे मंजूर न था। वह इतनी नीचता पर उतर आया था कि उसने गलत ढंग से महेश और सुशील को मेरे पीछे लगाकर तलाक के लिए आवश्यक सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके इरादों को नाकाम करने का फैसला कर लिया था। उस होटल में महेश के साथ मैं अपनी मुलाकात निश्चित की और वह 20,000 रुपए के बदले में मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे विनय की सारी चालबाजी खोलकर बता दी। 5,000 रुपए के बदले में वह यह कहने के लिए तैयार हो गया कि मैं उसके साथ उसी कमरे में थी और कहीं बाहर नहीं गई। यह बदनामी मैं इसलिए मोल लेने को तैयार हो गई थी कि कोमल की हत्या का अपराध मुझ पर न लगाया जा सके। मैं महेश की सहायता से चुपचाप होटल से बाहर निकली और कोमल के फ्लैट पर पहुंची। मुझे मालूम था कि विनय वहां से 9 बजे निकल जाता है। कोमल ने दरवाजा खोला और मैंने उसी पिस्तौल से गोली मारकर उसे वही ढेर कर दिया, जिसके चोरी जाने की रिपोर्ट मैं पहले ही पुलिस में दर्ज करा चुकी थी। पिस्तौल वही फेंक कर मैं वापस आ गई और होटल के उस कमरे में बैठकर महेश से बातें करने लगी, जहां विनय सुशील के साथ पहुंचा और मुझ पर बदचलनी का आरोप लगाकर गालियां देने लगा। कुछ देर के झगड़े के बाद मैं तलाक देने को राजी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब वह कभी कोमल से शादी नहीं कर सकेगा। मुझे धोखा देकर वो जो सुख हासिल करना चाहता था, वह अब उसे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम विनय से इतनी नफरत करती हो तो उसकी जमानत क्यों कराई तुमने? ज्ञान ने पूछा। क्योंकि महेश को 50,000 रुपए के लालच में मैंने फिलहाल तो अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन मुझे खतरा था कि या तो महेश कहीं जुबान खोलकर मेरे अपराध को उजागर कर देगा या फिर मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने महेश को भी खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन विनय के पुलिस हिरासत में रहते हुए अगर मैं महेश को खत्म करती तो शक सीधा मुझ पर ही जाता। इसीलिए मैंने विनय को छुड़ाने के लिए जमानत कराई, ताकि यह समझा जाए कि महेश के विश्वासघात के कारण विनय ने ही उसकी हत्या कर दी। तब विनय को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। मगर अफसोस कि उसके पहले ही महेश ने पुलिस के आगे सब कुछ स्वीकार कर लिया। तुम्हें गलतफहमी हुई है माँ। महेश ने पुलिस के सामने कुछ स्वीकार नहीं किया, बल्कि वही बयान दिया जो तुमने उसे सिखाया था। तो फिर जो तुमने अभी फोन पर बातें की, वो तो मैंने एक नाटक किया था तुम्हारे दिल के चोर को उभारने के लिए, और सफल रहा। यानी तुम शुरू से ही जानते थे कि हत्या मैंने ही की है? नहीं, शुरू से तो नहीं जानता था, लेकिन तुम्हारी कुछ बातों ने शक पैदा किया। सबसे बड़ी शक वाली बात तो ये थी कि जब तुम विनय से इतनी नफरत करती हो तो तुमने उसकी जमानत क्यों कराई? दूसरी शक वाली बात महेश का बयान थी। उसके कैरेक्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें फंसाने के लिए विनय ने उसे 2,000 रुपए दिए। तुमने उसे बहुत बड़ी रकम का लालच देकर उसे अपनी ओर मिला लिया। ये कोई ताज्जुब नहीं। उसके कैरेक्टर को देखते हुए उसका यह कहना भी बड़ा हास्यास्पद लगा कि उसने तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें अपनी बहन बना लिया। जबकि ये बात किसी से छुपी नहीं कि महेश ने मुंह बोली बहन बनाकर अनेक लड़कियों का सर्वनाश किया है। इसके अलावा और भी बहुत सी शक की परछाइयां आसपास घूम रही थी, जैसे कोमल की लाश का दरवाजे के पास ही पड़ा मिलना। जाहिर था कि जिसने भी हत्या की है वो बहुत जल्दी में था और उसने कोमल के दरवाजे खोलते ही उसे गोली मार दी। पिस्तौल का वही पड़ा होना जिसकी चोरी की रिपोर्ट भी तुमने ही दर्ज कराई थी। ये सब बातें एक ऐसी योजना को उभार रही थी जिसके शक की सुई तुम्हारे ही तरफ घूम रही थी। यानी तुम्हारा शक विनय की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। सबसे पहले मुझे विनय पर ही शक था। जब कल आधी रात के वक्त उसने मेरे घर आकर मुझे जगाया तो मैं यही समझा था कि हत्या करने के बाद मेरी दोस्ती का लाभ उठाकर वो अपराध से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद की घटनाओं और बयानों ने मुझे तुम्हारी तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस स्टेशन में असलम को सारी योजना समझाकर मैं यहाँ आया और उसने योजना अनुसार मुझे फोन किया। अगर तुमने फोन पर की गई मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो मैंने उसमें एक बार भी महेश का नाम नहीं लिया, नहीं यह जाहिर होने दिया कि जिसे गिरफ्तार करना है वो औरत है या मर्द। लेकिन इतना मुझे विश्वास था कि वह सब सुनकर तुम्हारे दिल का चोर छुपा न रह सकेगा और डर कर बाहर निकल आएगा। और वही हुआ। तो क्या तुम मुझे वाकई गिरफ्तार कर लोगे?
तुमसे पूरी सहानुभूति होने के बावजूद भी मुझे अपना फर्ज तो पूरा करना ही होगा। हेमा ने फिर कुछ नहीं कहा, बस अपराधिनी की तरह अपना सिर झुका लिया। आप सुन रहे थे वेद प्रकाश कंबोज जी की लिखी कहानी शक की परछाई। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।